आइए दोस्त आइए, हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। और आगे भाई साहब गुड आइडिया। आई आइए मैं विद्यालय बोल रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो हम लोग थे आपको कहाँ थे दोस्त, बताते हैं कहाँ। हाँ, तो प्रॉपर्टी रेशियो 4 तरह का था। उसमें आपको कौन कौन था? एक था आपका प्रॉपर्टी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स, ये था। उसके बाद फिर था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या एसेट था। फिर था आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर था आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स। अगर शॉर्टकट में हम देखें तो इसमें था सेल्स से रिलेटेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू था, और एमवीआई था, मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पहला तो सेल से संबंधित था, फिर आई फॉर इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से संबंधित था या रिटर्न ऑन एसेट से संबंधित था, फिर आपको ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित था, और फिर आपको मार्केट वैल्यूएशन या इन्वेस्टर से संबंधित था आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलिए, तो सबसे पहली चर्चा जो हम करेंगे आज आपके साथ वो करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे सुन के लीजिए। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग वो सुन। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स। क्या करेंगे? उसका हम सारा फॉर्मूला जानेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपकी जो आ रही है सामने वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स। रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स। जब सेल से रिलेटेड हम अगर निकाल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो कितने तरह के निकल सकते हैं? नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला निकलेगा आपका क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसको हम लोग दोस्तों ब्रैकेट में जीपी भी बोल सकते हैं। इनको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलिए या जीपी रेशियो। जब कोई सवाल आपसे पूछे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ये सेल के रिलेशन में निकलता है। ये किसके संबंध में निकलता है? सेल के संबंध में। तो इसका होता है ग्रॉस प्रॉफिट आया, कितना आया
हमको आया, प्रॉफिट तो आता है, तो गया क्या? तो भैया जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आया, प्रॉफिट तो आया ना हमारे, गया क्या? तो साहब सेल्स हमारा चला गया और गुना 100। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने की बात होगी तो आया मुझे ग्रॉस प्रॉफिट और गया मेरे को सेल्स, और दोनों का रेशियो जब हम निकाल दिए तो हो गया दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इनटू 100। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? नो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा हमारे पास रेशियो चल के आ रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। बी मेरे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो। सर ये क्या होता है? इसको आप एनपी रेशियो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एनपी रेशियो। सर इसके बराबर रहेगा। यहां पर क्या होता है, यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है। अगर नेट प्रॉफिट आपका दो तरह से हो सकता है, एक तो आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आ सकता है और एक आपका बिफोर टैक्स आ सकता है। तो सवाल आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला आपका हो सकता है, गौर करवाइएगा, गौर करवाइएगा, पहला हो सकता है आपका आफ्टर टैक्स। क्या हो सकता है? आफ्टर टैक्स। यदि आफ्टर टैक्स होगा तो हम जानते हैं कि ईबीआईटी में से जब हम लोग इंटरेस्ट घटाते हैं तो आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसमें से जब हम लोग टैक्स घटाते हैं तब आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अगर आफ्टर टैक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं, आया क्या मेरे को? नेट प्रॉफिट आया। ये कैसा नेट प्रॉफिट था? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ये मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। ये क्या हुआ? आया। सर गया क्या? भैया जाएगा हमेशा सेल। बिक्री हुई तो या तो ग्रॉस सकल लाभ हुआ या सब कुछ घटा उठा करके फिर हमको प्रॉफिट आया, लेकिन आया किस लेवल पे? तो सेल के लेवल पे और गुना 100। यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। ये तो पहली बात है, आफ्टर टैक्स की बात हमने की। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, बिफोर टैक्स की बात मैं करना चाहता हूं। आइए हम लोग बिफोर टैक्स की बात करते हैं। अगर हम टैक्स नहीं घटाए तो मेरे को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट तो घटाना पड़ेगा। अगर हम टैक्स नहीं घटाते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, ठीक है, ईबीटी आएगा। क्या आएगा मेरे को आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ये मेरे को आया किस पे? गया क्या? अरे बिक्री होगी तभी तो लाभ होगा बाबा। तो मेरे को गया सेल्स और आया मेरे को अर्निंग बिफोर टैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भैया चला गया। कुछ जाएगा तभी आएगा। व्यापार में कुछ लगाओगे तभी पाओगे बाबा, बैठे बैठे कुछ नहीं पाओगे बाबा। यहाँ हेरा फेरी करो, लेन देन करो, माल आना शुरू हो जाएगा बाबा। गुना 100 कर दो मेरे बाबा। चलो बाबा रे बाबा। इस तरह से हमारा एक कंसेप्ट खत्म हो गया। पहला कंसेप्ट खत्म किया हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और दूसरा कंसेप्ट खत्म किया हमने नेट प्रॉफिट रेशियो। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास आ रहा है सी पॉइंट। देखिएगा सी क्या कहता है। सी आ रहा है, सी कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो निकाल लिया हमने, नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर योगी ये क्या होता है? भैया ये भी होगा सेल जाने के बाद ही। अब पहले हम जाने वाला कर देते हैं।
भैया गया क्या? सेल। सर कुछ आया क्या? हाँ भैया आया मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आया? सर सुनिए ना, आप बोलिए। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, आपने बोला गुना 100 करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, परसेंट तो निकालना है। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा होगा, क्या होगा इसमें? देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है संचालन वाली प्रॉफिट। और संचालन में क्या क्या, आप अपने व्यापार को जब लगाते हो तो उसमें डेट भी लगाते हो, अपनी पूंजी भी लगाते हो, तो पूंजी पे तो लाभ आता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको उस लाभ में से इंटरेस्ट भी घटाना पड़ता है। इंटरेस्ट किसी को आपको देना पड़ता है। तो जब आपको इंटरेस्ट किसी को देना पड़ता है तो इंटरेस्ट के लायक भी पैसे तो कमाने होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उस इंटरेस्ट को भी प्रॉफिट बनाएंगे भैया, उसको देना है, लेकिन प्रॉफिट आएगा जब देंगे। तो एक्चुअल उसको देने से पहले क्या प्रॉफिट आया, अगर मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है उसके पहले क्या आया, तो इसके पहले आता है दोस्त अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट वाला पैसा भी हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भाग होता है। ठीक है, ऑपरेशन में हमने जो डेब्ट लिया है, मेरे को उसको इंटरेस्ट देना होगा भैया, उतना तो कमाना होगा, वो तो मेरे को चाहिए, वो भी एक लाभ का पोर्शन होगा। तो इंटरेस्ट देने से पहले मेरे को ये लाभ है, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम दे देंगे तो फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, या तो बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है ईबीआईटी। क्या आप ईबीआईटी भी लिख सकते हो, बटा सेल्स भी लिख सकते हो, गुना 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। सर कभी कभी गुरु बनकर भी परीक्षा देना चाहिए उम्र के हिसाब से। बच्चे तो बहुत बने, आइए गुरु बन के परीक्षा में शामिल होते हैं। गुरु इक्वल टू महागुरु। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास आ गया 2 पॉइंट, गौर फरमाइएगा। मेरे पास सी तो हो चुका है, अब आइए बी पॉइंट में हम देखते हैं। डी में सर क्या दिखाना चाहते हैं आप, जरा दिखाइएगा प्लीज। बिल्कुल दिखाएंगे भाई साहब, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे आप। तो डी पॉइंट में अगर हम चले तो हम बात करेंगे आपसे एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि सर ये एक्सपेंस रेशियो की बात आप कर रहे हैं, ये क्या होता है आइए जो होगा बताएं। तो सर आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सारे सेल से संबंधित है, ये सेल पे डिपेंड करता है। ये सारे रेशियो सेल होंगे तो इनका संबंध ग्रॉस प्रॉफिट से होगा, सेल होगा तो नेट प्रॉफिट से संबंध होगा, सेल होगा तो ईबीटी से संबंध होगा, सेल होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से संबंध होगा। बिना सेल के काम नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट के लिए जो कमाते हैं, इंटरेस्ट देने के लिए जो कमाया को लेते हुए हम करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया। एक्सपेंस रेशियो में आपको पूरे 4 रेशियो निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला रेशियो निकलेगा COGS रेशियो। सर क्योंकि ये क्या हुआ, ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। सर ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या है? अरे भैया ये लागत है, ये तो खर्चा है। अरे भैया कॉस्ट लगाओगे तभी तो सेल करोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रेशियो भी एक खर्चे वाली सेल रेशियो है। तो एक खर्चे की रेशियो है भैया, ये लागत भी हम लगा रहे हैं, इसलिए ये आएगा कैसे? अरे बाबा जब हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट तो आती ही है, साथ ही साथ हमने जो अपने गुड्स के लिए जो कॉस्ट लगाया वो भी तो आ जाता है बाबा। रे बाबा तो इसी तरह से जब हम लोग बिक्री करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आता, हमारी जो लागत होती है वो समेत आता है। मजा आ गया भाई साहब, तो मजा आ गया तो आगे बढ़ गया। हाँ तो आया क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर लागत चला आ रहा है, COGS हमारा आ रहा है, आया,
वो चीज चला गया तब तो मेरा प्रॉफिट के साथ आया। सेल में क्या शामिल है? सेल में कॉस्ट भी शामिल है, प्रॉफिट भी शामिल है, दोनों शामिल है। तो प्रॉफिट तो यहाँ आ गया सेल करने पर, यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। गुना 100 बिल्कुल करेंगे बाबा रे बाबा। चलिए ये तो सर समझ में आ गया। दूसरा रेशियो बताइए ना। दूसरा है रे बाबा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। दूसरा ये इसका पोर्शन चल रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सपेंस रेशियो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? अरे बाबा रे बाबा, व्यापार जो चलता है, जब माल बनते हैं तो कई तरह के खर्चे लगते हैं ऑपरेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑपरेशन में जो खर्च होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्च होते हैं वो माल को बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे फ्लाइट है, कैरेज है, तो कुछ इस तरह के सैलरी है किसी को देना, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे ऑपरेशन के खर्चे होते हैं। तो ऑपरेशन का खर्चा भी तो निकलेगा रे बाबा। जब हम बेचेंगे माल तो उसमें कॉस्ट तो होगा ही, प्रॉफिट तो होगा ही। कॉस्ट मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है रे बाबा। ये क्या है मेरा? तो सर कॉस्ट तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि कॉस्ट नहीं तो काम ही नहीं होगा। डायरेक्ट खर्चा है माल, लेकिन उसको तैयार करने में, उसको लाने में, उसको पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत सारे ऑपरेटिंग खर्च भी लगते हैं। तो बिक्री जब कर रहे हैं तो मेरे को वो भी निकलना चाहिए, सही बात है। माल को बनाने में, लाने में, ले जाने में जितने सारे खर्च होते हैं सारे खर्चे मेरे को निकल जाना चाहिए। यहां पर लिखेंगे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा सेल्स इनटू 100। आया मेरा ये खर्चा भी आ गया। जैसे ही मेरा गया, क्या गया रे बाबा? जैसे ही मेरा माल गया सब भरपाई शुरू हो गया। अरे बाबा आगे बढ़ते हैं। तो सर कुछ तो ऑपरेटिंग खर्चे होती हैं, अच्छी बात है। अच्छा सर एक और बात है, क्या बोलिए? अगर ऑपरेटिंग खर्चे सिर्फ बोले तो अलग निकाल दोगे, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग से बोले तो अलग से निकाल दोगे। लेकिन अगर ये दोनों का मिक्सचर निकालना चाहते हो, दोनों एक साथ आ जाए, सेल करने में दोनों एक साथ लिखना चाहते हो, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेना, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो ये क्या हुआ साहब? अरे भैया संचालन में डायरेक्ट खर्चा भी चाहिए, इनडायरेक्ट खर्चा भी चाहिए। तो मेरे को जब एक साथ चाहिए तो क्या करना होगा बाबा? हमें ऑपरेटिंग निकाल देना होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जब मेरे दोस्तों दोनों एक साथ मेरे को चाहिए तो हम उसका ऑपरेटिंग रेशियो जब निकाल देंगे तो मेरे को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को दोनों खर्चे साथ में आ जाएंगे। और अगर किसी एक खर्चा अलग से दिया होगा तो उसका भी माइनस करके निकाल लेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना भी बड़े काम का चीज है, बड़े काम की चीज है, ये बड़े चीज है। ये बड़ा चीज है ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब संचालन में दोनों खर्चे आ जाएंगे, दोनों खर्चे हम साथ साथ निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? जब ऑपरेटिंग रेशियो निकलेंगे तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा और मेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा। जब हम बिक्री करेंगे, गया आया भैया, मेरे को दोनों आ गया। अरे मजा आ गया भैया, आपको तो दोनों आ गया साथ में। यहां तक बात हुई। अब सर चौथा रेशियो एक और है, फिनेंशियल रेशियो। फिनेंशियल रेशियो सर यू की फिनेंशियल बोलोगे या एक्सपेंस बोलोगे? एक्सपेंस बोलो सर। फिनेंशियल एक्सपेंस क्या होगा जो मेरे को आएगा? अरे भैया आप देते हो डिविडेंड किसी को, तो डिविडेंड के लायक भी तो कमाना होगा। आप किसी को देते हो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी तो देना होगा। तो इंटरेस्ट को हालांकि हम सिर्फ यहां तक ले लेते हैं। इंटरेस्ट के लिए हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होती है ईबीआईटी, इसमें इंटरेस्ट शामिल होता है।
इंटरेस्ट के लिए यहाँ कमाते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपेंस की बात अगर करें तो अलग से मेरे को डिविडेंड के लिए, इंटरेस्ट के लिए कुछ खर्चे जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये आया और मैं कह रहा हूं कि वो खर्चे कितने हुए, इंटरेस्ट के लिए मुझे कितना देना है, डिविडेंड के लिए मुझे कितना देना है, मतलब वो खर्चों का। भाई साहब यहाँ हमने प्रॉफिट की बात की, इंटरेस्ट देने के लिए मेरे को इतना प्रॉफिट टोटल आएगा, और यहाँ मैं कह रहा हूं कि मेरे को खर्चे जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है उसकी भरपाई मेरे को सेल से हो रही है ना। हाँ, क्यों नहीं होगी? इसको लिखेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आया जब हमने किया सेल्स गाया। सर फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या क्या आता है? हे बाबा, इंटरेस्ट का खर्चा, जैसे हम बैंक से ऋण लिए, बैंक से लोन लिया, ये तो खर्चा देना पड़ा। हमें डिविडेंड देना पड़ा, किसको? शेयर होल्डर्स को। सर शेयर होल्डर को क्यों? अरे भैया उसी का पैसा लगा हुआ है ना, उसको डिविडेंड तो देना पड़ेगा, उतना तो कमाना पड़ेगा, उतना नहीं कमाओगे तो काम नहीं बनेगा। अरे बाबा देखो, जब हम डिविडेंड बांटते हैं तो उसके बाद मेरे पास कुछ रिजर्व रह जाते हैं, शेयर होल्डर सारे पैसे नहीं लेते हैं, तो मुझे कमा कर देना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रिजर्व जो होना चाहिए और शेयर होल्डर की जो पैसे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होना चाहिए हमेशा, उससे कॉस्ट ऑफ रिजर्व जो आपका है, ठीक है, आप रिजर्व में पैसा रख लेते हो, तो आपका जो रिजर्व का पैसा है उससे जो कमाओगे वो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से थोड़ा क्या होना चाहिए? ज्यादा। मान लीजिए शेयर होल्डर बोल रहा है कि भैया मैं इतना कमा कर दे सकता हूं, तो आपको अगर आप रखते हो, आप वो कंपनी, आप पैसा अगर रखते हो तो आपको ज्यादा कमा कर देना होगा। इसी चर्चा करेंगे, अगर मिस्टेक हो तो आगे बढ़ो। सर हाँ सर, अब कुछ नोट की बातें हम करेंगे। नोट की बातों में हम करेंगे क्या? सुनिए, नोट में आइए देखते हैं क्या बात है। सर अभी आपने मुझे एक वर्ड बताया था, क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया था। इसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सीधा बताया था। इसमें आपने बताया था कि खर्चे जो होते हैं बहुत सारे ऑपरेशन में लगते हैं, जैसे आपने बोला था सेलिंग का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, बहुत सारे खर्चे आपने बताए थे कि इन सबों को यूज कर करके ही ऑपरेशन चलता है। तो जब हम बिक्री करते हैं तो वो भी चाहिए, तो हम उसको नोट में लिखा देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर, आइए जाइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होता है सुनिए। पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और दूसरी बात सेलिंग एक्सपेंस। इसमें दो खर्चे आते हैं और दोनों बोलेंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस। काम है क्या बात, यानी कि दोनों करने चाहिए बिक्री से, हाँ बेचेंगे तो दोनों खर्चे करने चाहिए। दूसरी बात, जब हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड, उसमें से घटा होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स, अगर कोई जीएसटी है या नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। देखिए हम सेल यहाँ पे वही लेंगे, आइए हम कुछ चर्चा करते हैं, बात को समझिएगा। हमें जो है दोस्तों फोकस कीजिएगा, हम जो है आपको कह रहे हैं दूसरा पॉइंट, ये नोट नंबर 1 है और फिर नोट नंबर 2 में हम कह रहे हैं सेल्स must be excluding indirect tax, GST, if any,
and net of sales return। अब इसको हम समझा देते हैं। भैया जो सेल्स हमने बार बार आपको बोला लेने के लिए, वो सेल आप कैसे लोगे, थोड़ा बताता हूं मैं। आइए वहां पे इसे समझ गए, नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि आपको जो सेल लेना है वो सेल आप कैसे लोगे। तो देखिए आपका ये जो सेल आ रहा है उसमें से आप सेल वो कैसे आएगा। देखिए पहले आपके पास रहेगा ग्रॉस सेल, ठीक है। ग्रॉस सेल मान लीजिए कुछ भी आ गया। इसमें से अगर आपने कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है, क्योंकि जब बिक्री आप करते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो आजकल जीएसटी चल रहा है, तो कोई जीएसटी अगर आप देते हो तो उसे आप यहां से घटा लेना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका बिक्री किया, अगर आपको जो क्रेडिटर्स हैं, सॉरी जो डेटर्स हैं, आप जब माल बेचते हो उधार, तो डेटर्स जो देनदार होते हैं पैसे ना देकर आप ही का सामान आपको लौटा दें। तो सेल कैसे, अगर कोई सेल्स रिटर्न हो जाता है तो उसे भी आप घटा दोगे, तब जो आएगा वो आपका नेट सेल्स होगा, और यही नेट सेल्स हर जगह आपको आएगा, ठीक है। तो सेल में ध्यान रखेंगे इस बात को कि सेल का मतलब ऐसा नहीं कि जो बेचती हो सारा सेल है। भैया आप सेल करने के बाद कुछ टैक्स देते हो, कुछ सेल आपका रिटर्न बैक हो जाता है। तो इन सब चीजों को घटाने के बाद जो आता है वो ही सेल आपको यहाँ पर लेना है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो सर। और बढ़िया, और बढ़िया। आइए मेरे खुदा, मेरे दीवारों की तरफ मुझसे बातें कीजिए। इस तरह से हम लोगों ने सेल से संबंध जोड़ते हुए हमने रेशियो जो भी निकालनी थी 3 4, बस वही 4 रेशियो यहाँ निकल जाएंगे। पहला रेशियो निकल जाएगा आपका वर्तमानी का, पहला रेशियो आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। 2 तरीके का होगा, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। फिर निकल जाएगा तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर निकाल लेंगे आप एक्सपेंस रेशियो, फिर आप निकाल लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, जिसमें आपको आ जाएगा ऑपरेटिंग का मतलब सेलिंग वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, भी खर्चा आ जाएगा बिक्री से। फिर आपका है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें दोनों आ जाता है, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक साथ निकालना खर्चा चाहते हैं तो निकाल दीजिए ऑपरेटिंग रेशियो। फिनेंशियल एक्सपेंस रेशियो भी निकल जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह देने के लिए खर्चा क्या आ रहा है, डिविडेंड खर्चा क्या आ रहा है, वो सारा निकल जाएगा। अब आइए दूसरा हमारा आ रहा है रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये है आपका रिलेटेड टू, इसका संबंध है, किससे संबंधित है, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स। सर ये क्या बात आप कर रहे हैं? भैया मैं ये बातें कर रहा हूं कि अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, हम कहीं एसेट लगाते हैं तो कुछ तो चाहिए मेरे को, तो बदले में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें भी 2-4 रेशियो आपका निकल जाएगा। देखिए इस बेसिस पर
पहला रेशियो निकलेगा रिटर्न ऑन एसेट। अगर हम कहीं एसेट लगाते हैं तो मेरे को रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट। बहुत बढ़िया फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, तीन फॉर्मूला का आप उपयोग कर सकते हो। आइए फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है सुनिए। आपने एसेट लगाया तो गया क्या, इधर से गया आपका एवरेज टोटल एसेट्स, या आप बोल सकते हो एवरेज टेंजिबल एसेट्स, एवरेज टेंजिबल एसेट, या आप बोल सकते हो एवरेज फिक्स्ड एसेट्स, एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। भैया ये गया। आपके सवाल में हो सकता है क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया हो तो आप टोटल एसेट ले लें। अगर आपके सवाल में सिर्फ टेंजिबल एसेट है तो उसका एवरेज ले लें, वो चला जाएगा। या सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स हैं दिया हुआ तो वो चला जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। टोटल एसेट का मतलब क्या आता है दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें तो इसमें टेंजिबल भी आता है, इसमें इनटेंजिबल भी आता है। तो और मईगा हो सकता है टोटल एसेट तो फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट ले लें, हो सकता है सिर्फ फिक्स्ड एसेट ले तो फिक्स्ड एसेट में आपका टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों आ जाता है, या हो सकता है सवाल में सिर्फ टेंजिबल हो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई भी एसेट लगाएं आपको तो रिटर्न चाहिए भैया। तो रिटर्न कैसे चाहिए, ये रिटर्न आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी आएगा। इसमें से आप 1 माइनस टी कर दीजिएगा, यानी टैक्स आपको घटा के लेना है। ठीक है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स घटा दीजिएगा तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टैक्स भैया घट जाना चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये भैया आया, ये भैया गया, गुना 100 जरूर कर दीजिएगा क्योंकि परसेंट में आपको निकालना है। ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 3। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, इसमें भी सेम चीज आएंगे नीचे। क्या क्या आएंगे, ये आएंगे आपका एवरेज टोटल एसेट ले लीजिए, या एवरेज फिक्स्ड एसेट ले लीजिए, या आप एवरेज टेंजिबल एसेट ले लीजिए। जो भी हो सब आपका चला जाएगा। तो आएगा क्या, आएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। सर बड़ा अच्छा बात बोले, ये भी आ सकता है जी हाँ बिल्कुल, गुना 100 ये भी आ सकता है। मतलब सर कि जब आपका टोटल एसेट लगाते हो या टेंजिबल एसेट लगाते हो या फिक्स्ड एसेट लगाते हो तो आपको नेट प्रॉफिट भी आ सकते हैं। तो एक पोर्शन हो गया जिसमें सब आ गया आपका कि टैक्स घटा के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ले लिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स हो गया। जहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया इसका मतलब सब घट गया, इसमें से ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी घट गया, उसके बाद टैक्स भी घट गया, तब आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ क्या हुआ, ईबीआईटी में से सिर्फ आफ्टर टैक्स लिए, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स हो गया। ठीक
है दोस्त? चलिए सर ये भी हो गया। तीसरा फॉर्मूला आपके पास आ रहा है। देख यहां पे क्या आया, सुनिएगा। यहां पे घुमा फिरा के बातें कर रहा है। गया क्या सर? गया आपका एवरेज टोटल एसेट गया, या आपका एवरेज टेंजिबल एसेट गया, या आपका एवरेज फिक्स एसेट। ये सब सर गया। आया क्या? आया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आया, आपका इंटरेस्ट भी आया। सर बड़ा मजा आया। ये आपका आया गुना 100। तीन तरह से आप निकाल सकते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो ऊपर आपने देखा है। ठीक है, देखिए आपको तीन तरीके से आपको रिटर्न आया। जब आपने एसेट को लगाया, एसेट आप लगा सकते हो, एवरेज टोटल एसेट लगा सकते हो, आप एवरेज टेंजिबल एसेट लगा सकते हो, आप एवरेज फिक्स एसेट लगा सकते हो। प्रश्न में जो कहे आप लगा दो। फिक्स एसेट में टेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों आता है, दोनों आ गया तो दोनों को निकल जाएगा। अगर सिर्फ टेंजिबल दे रहे हो तो वहां से भी पैसे आएंगे, रिटर्न आएगा आपको। अब टोटल एसेट मतलब फिक्स प्लस करेंट दोनों लगाते हो फिर भी आपको आएगा। तो पहला रिटर्न आ सकता है EBIT गुना हुआ माइनस P। दूसरे फॉर्मूले में आ सकता है नेट प्रॉफिट मतलब EAT। तीसरे फॉर्मूले में आ सकता है EAT प्लस इंटरेस्ट। बस तीनों में तीन पार्ट है, आपको कुछ भी आ सकता है। ये सारे फॉर्मूला एक ही चीज का है, वो है आपका रिटर्न ऑन एसेट का। चलिए तो सर एसेट वाला काम तो हो गया, लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या होगा? आइए उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो गया कंप्लीट। इसको आप नोट कर लेंगे, प्यार मोहब्बत से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सिस्टम है किताब बोलना, ठीक है? हमें किताब को बोलवा देना है। बात हो गई 100। ठीक है जी? हाँ जी भाई साहब, किताब बोलना। हाँ जी भाई साहब। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, दिल लगे। आइए बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। देखिए इन्वेस्टमेंट को हम लोग दूसरा नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसे बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में हर चीज आते हैं मित्रों, हर चीज आते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या आता है, उसके दो रूप हैं, आगे चर्चा करेंगे। पहले सवाल बनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला तो निकाल दिए एनओएस से, निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको बोलते हैं रूसी, वो है रोवा, ये है रूसी।
वो रोआ था, रिटर्न ऑन एसेट रोआ, ये है रूसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रूसी। इसमें भी दो बातें हैं, एक हम निकाल सकते हैं प्री टैक्स, यानी इसको बोला जाता है बिफोर टैक्स। एक सूत्र बिफोर टैक्स से निकलेंगे और एक सूत्र निकालेंगे आफ्टर टैक्स। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं या इसको हम लोग इक्विटी भी बोल सकते हैं। आप या तो इक्विटी को इन्वेस्ट करो ना बता, ठीक है। प्री टैक्स में देखते हैं, प्री टैक्स मतलब बिफोर टैक्स। तो टैक्स से पहले जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग EBIT। ये मेरा आया, गया क्या? गया मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, गया मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई साहब ये गया, आया क्या? EBIT गुना 100 करना नहीं भूलिएगा, परसेंट में मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। आइए, प्री टैक्स का मतलब हमें EBIT मिल गया और बटा हमने गया क्या, तो मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चला गया। अगर हम यहीं की बात करेंगे पोस्ट टैक्स, अगर हम बात करेंगे पोस्ट टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो EBIT आया, लेकिन 1 - T मतलब टैक्स घट करके आया। गया क्या? गया सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, गया क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुना 100 करना नहीं भूलिएगा, प्रतिशत में लिखिएगा। इसको भी समझिए हम कि EBIT आया 1 - T, तो पहला हमने सेल के संबंध में निकाल रखा है। अब हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या एसेट के बेसिस निकाल रहे, रोआ का निकाल लिए हम लोग। 3 फॉर्मूला था, नीचे में एसेट था, ऊपर में था आपको या तो EBIT × 1 - T या EAT या EAT प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया प्री टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं तो प्री टैक्स EBIT बटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और पोस्ट टैक्स में EBIT × 1 - T बटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, ये दोनों निकल गया। अब सर इसको बोलेंगे हम लोग छोटा b, अब छोटा c। अब निकालें हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी। सर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जब रिटर्न निकालेंगे तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा, मतलब क्या निकलेगा कि अर्निंग आफ्टर टैक्स तो निकल जाएगा। अब हमको इक्विटी को देना है, इक्विटी को देने के लिए तो मेरे पास EAT है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसको घटा देंगे। उसको देने के बाद जो बचेगा इसको देने के बाद जो बचेगा वो मेरा होगा एक्चुअल प्रॉफिट जो हम देंगे अपने इक्विटी को, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को देंगे, गुना 100 कर दीजिएगा। चलिए, यहां तक समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पर कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स दो देखे हैं हम लोग। प्री टैक्स में आएगा EBIT × 1 - T बटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और पोस्ट टैक्स में आएगा आपका EBIT, अच्छा प्री टैक्स में आएगा EBIT सीधा बटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और पोस्ट टैक्स जब करेंगे तो EBIT × 1 - T बटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुना 100 सब में होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि EAT तो मेरे पास आया ही, उसमें से प्रेफरेंस वाले को देने के बाद डिविडेंड जो बचा वो मेरे लिए इक्विटी के लिए होगा, तो बटा इक्विटी शेयर होल्डर फंड गुना 100 करेंगे, ठीक है। यानी भैया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मेरे पास ये आया, ये पैसा आया। इक्विटी वाले हैं, इक्विटी वाले का पैसा जो लगाया है उन्होंने लगाया तो गया, लगाया तो गया, इनका गया इतना और आया इनमें से इतना, कितना प्रॉफिट इनको आया। सर हाँ, अगली चर्चा हम करेंगे आपके साथ कि आखिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड किसे कहते हैं। बिल्कुल, ये तो सर लाजवाब बातें आपने की। हम अब सिखाएंगे आपको
कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड आखिरकार होता क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहला चर्चा आप करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सर इसका दूसरा नाम भी है, सर क्या नाम है इसका? इसको हम लोग प्यार मोहब्बत से नेट ओथ भी बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं सर? इसको हम लोग नेट ओथ भी बोलते हैं। सर बड़ा अच्छा बात है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो होता है एक तरह से हमारा नेट ओथ होता है, एक्चुअल कीमत होती है हमारे व्यापार की, क्योंकि इसमें अभी वगैरह ऐड नहीं होता है। जो मेरा खुद का पैसा लगा होता है वही होता है, जो मेरा नेट ओथ हुआ। बाकी पूरी वगैरह से यही करते हैं तो मेरा अपना पैसा है, तो नेट ओथ मेरा यही होता है जो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है। इसमें आता है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्लस हमारे पास अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस वो भी आता है, माइनस इसमें से हम लोग कर देते हैं कोई भी फिक्सियस एसेट्स। कोई भी फिक्सियस एसेट हो तो हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं मेरे पूरा, तो बन जाता है मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड मोटा मोटी होता क्या है? ये हमारा नेट ओथ होता है, प्यार मोहब्बत समझिएगा। और नेट ओथ में हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल आता ही आता है, फिर प्लस हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी कर ही लेते हैं। इसमें से हम लोग फिक्स्ड एसेट अगर कुछ भी है, एसेट जैसा दिखता है बट एसेट है नहीं, उसे हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, ये मेरा निकल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। यहीं पर दूसरी बात हम करें तो हमें शेयर होल्डर फंड सिर्फ जाना है। अभी हमने बात किया इक्विटी शेयर होल्डर फंड, लेकिन वहीं पर अगर सिर्फ हम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो सुनिएगा क्या होता है। शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम लोग प्यार मोहब्बत से बोलते हैं ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड सुनिएगा, या इसे हम प्यार मोहब्बत से बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। राइटर्स फंड, हम कुछ भी बोले इसको, या तो इसे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं या ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड, ऑनर का पैसा कितना लगा, मतलब देखिए मालिक की बात है, जहां इक्विटी मालिक वहां मालिक, तो वहां जो मालिक, अगर जनरली मालिक की बात करें तो दो मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब हम नॉर्मली मालिक की बात करते हैं, शेयर होल्डर की बात करते हैं, इसमें दोनों शेयर होल्डर आ जाता है। इसका दूसरा नाम ऑनर्स फंड भी है, दोनों मालिक ही हो गए, और इसको हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसमें जोड़ते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इसमें तो आ ही जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड तो आ ही जाता है, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस फिक्स्ड एसेट, ये तो आ ही जाता है। इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने की, बिल्कुल सर, अच्छी ही बातें होंगी यहाँ, बुरी बातें नहीं होंगी। तो मेरा कहना है सिर्फ इक्विटी की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एसेट। और जब हम ओवरऑल ऑनर्स फंड की बात करें, शेयर होल्डर फंड की बात करें, प्यार मोहब्बत से उसको ऑनर्स फंड बोलते हैं, प्यार मोहब्बत से उसको प्रोप्राइटर्स फंड बोलते हैं। उसमें दोनों आ जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो आता ही आता है, प्लस हो जाता है उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अल्टरनेटिव, अब आइए तीसरी बात करेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो वर्ड मेरे को मिल रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकालने का दो मोड है। पहला है दोस्तों अल्टरनेटिव 1 है, अल्टरनेटिव 2 है। पहला देखिएगा अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 1 दिखाएंगे, फिर आपको अल्टरनेटिव 2 दिखाएंगे। अल्टरनेटिव 1 है मेरे प्यारे भाइयों, वो है लायबिलिटी रूट। अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो लियाबिलिटी रूट से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोग इसको
एसेट रूट से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा हम लोग इसको एसेट्स रूट से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो लायबिलिटी रूट से अगर निकालते हैं आप कैपिटल रिक्वायर्ड तो आपको निकलता है शेयर होल्डर फंड, तो आ ही जाता है। अब ये जो निकाले हम लोग निकाले हैं ना शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड या प्रोड्यूसर फंड, यहाँ आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल जाता है, ठीक है। प्लस लॉन्ग टर्म डेट इसमें आ ही जाता है, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि जहां पे हमने प्योर इक्विटी लिया, जहां हमने इक्विटी और प्रेफरेंस लिया, अब अगली जो पोर्शन है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि पूरी पूंजी क्या लगाएंगे भैया, उसको डेट से लेकर लगाया हो गया आपने, तो डेट वाला भी यहाँ शामिल हो गया। तो शेयर होल्डर फंड तो आ ही गया, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गया, प्लस लॉन्ग टर्म डेट अगर आप लेते हैं वो भी आ गया। लेकिन इससे घट जाता है यारो, क्या घट जाता है यारो, नॉन पेड इन्वेस्टमेंट घटा दीजिएगा, इसमें से आप नॉन पेड इन्वेस्टमेंट को हटा लीजिएगा और साथ ही साथ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो हटा लीजिएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सुनिएगा, हमने लायबिलिटी रूट से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की कोशिश करी है। इसमें हम लोगों ने सीखा क्या, तो हम लोगों ने सीखा इसमें से कि इसमें हम लोग जो मेरे पास शेयर होल्डर फंड है वो तो आ ही जाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म डेट जो होगा उसे जोड़ लेंगे। लेकिन इसमें से कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हमने किया जो नॉन ट्रेड है, मतलब वो बिक्री वाला नहीं है, बिक्री नहीं होगा, एक बार लगा दिए तो लगा दिए भैया, जब लगा दिए तो लगा दिए, जब उसको सेल नहीं कर सकते हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि ये लगाओ पाओ, लगाओ पाओ, यहाँ पाओ की बात नहीं हो रही है, बस नॉन ट्रेड है, लगा दिया तो लगा रहिए, उसको हटा लीजिए। और एक ऐसा कैपिटल जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब हम उसका यूज पूरी तरह से नहीं कर पाए, मतलब ऐसा कैपिटल जो फटाफट मतलब लाते हैं लगाते हैं, लाते हैं लगाते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं फिर घटा फिर करते हैं, अरे ये जो वर्किंग में है यार, ऐसी पूंजी जिसका लगातार रूट चेंज हो रहा है, लगातार हम लोग ला रहे हैं सामान, ला रहे हैं बेचते हैं, सामान खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, बार बार जो काम हो रहा है, जो पूंजी हमको रेगुलर वे में चलायंत है, चल रहे हैं, वैसे कैपिटल को यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में, लायबिलिटी रूट में, तो शेयर होल्डर फंड जोड़ लेंगे, ले लेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म डेट कर लेंगे, उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा घटा देंगे, उसमें से हम लोगों का कैपिटल जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी घटा देंगे। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। आइए दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, तो लायबिलिटी रूट को देख लिया हम लोगों ने कि शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब आइए एसेट रूट की बात करेंगे, तो एसेट रूट में कहता है फिक्स्ड एसेट्स तो ले आए हैं। अब एसेट रूट में आ गए हैं, तो देखिए लायबिलिटी रूट और एसेट रूट, अगर हम बात करें, अगर हम किसी बैलेंस शीट की बात करते हैं, इधर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स, इधर होता है आपका कैपिटल होता है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है, करेंट लायबिलिटी होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो जब हम रूट की बात करेंगे तो ये मेरा पोर्शन ये ले लिया हम, यहाँ शेयर होल्डर फंड ले लिया हम लोगों ने, प्लस लॉन्ग टर्म डेट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर दिया, माइनस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और ये बैलेंस के एसेट रूट में तो फिक्स एसेट तो आपका ले लेना है, लीजिए भैया, फिक्स एसेट तो हमने लगा दिया, प्लस हमने लगाया लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वाह, हमने क्या लगाया, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तो हमने लगा ही दिया, फिक्स एसेट लगा दिया, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट लगा दिया, प्लस भैया वर्किंग कैपिटल भी यहां पे आ जाएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल, जिसे हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये भी हम लगा देंगे। सुनिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स एसेट प्लस
करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी ले लेंगे और प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट LTI ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हम ये तीन चीजों को लेकर अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं एसेट रूट से, ठीक है ना। क्या क्या करेंगे सर, तो इसमें फिक्स एसेट तो ले ही लेंगे और करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी ले लेंगे। तो फिक्स एसेट हो गया प्लस करेंट एसेट हो गया माइनस करेंट लायबिलिटी, क्योंकि करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकल जाता है, ये तो ले लेंगे। प्लस अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी आपका एसेट ही कहलाएगा और उसे भी आपको लेना होगा जब आप कैपिटल एम्प्लॉय निकालते हो। तो आइए बात करते हैं हम लोग, क्या हम लोग ने तीन चार चीजें सीखी हैं। पहला सीखा हमने इक्विटी शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकाल दिया, मतलब आपका नेट वर्थ, उसमें होता क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्सेशियस एसेट, ये हो गया। दूसरा हमने सीखा शेयर होल्डर फंड सीखा, या आप बोल सकते हैं ऑनर्स फंड उसे, या प्यार से बोल सकते हैं आप उसको प्रोप्राइटरी फंड। उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो ले ही लेते हैं प्लस उसमें हो जाता है एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस बात खत्म। तीसरा कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का दो रूट है, एसेट रूट लायबिलिटी रूट। लायबिलिटी रूट में निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, यहां से हम लोगों ने शेयर होल्डर फंड तो उठा ही लेते हैं जिसमें दोनों चीज आते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस तो आ ही जाते हैं। तो शेयर होल्डर फंड जोड़ लेते हैं, ले लेते हैं, अब प्लस उसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं उसमें से हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड के लिए नहीं है उसे घटा देते हैं और जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है उसे घटा देते हैं। तो निकल जाता है लायबिलिटी रूट से हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैसे निकला, शेयर होल्डर फंड प्लस हो गया मेरे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट, माइनस हो गया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एसेट रूट में आते हैं तो फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं उसमें से, सॉरी और प्लस ही कर लेते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए नॉन ट्रेड जहां घटता है वहीं ट्रेड हमारा जुटता है एसेट रूट में, ठीक है। लायबिलिटी रूट में जहां हमारा नॉन ट्रेड घटता है वहीं पर एसेट रूट में हमारा ट्रेड वाला इन्वेस्टमेंट जुटता है। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो गई, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी वेल डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और जानकारी आपको देंगे हम लोग, इसी में है, ठीक है। आइए थोड़ा मिटा के जो जगह है उसमें से देखिए, अगली बात ये हो रही है कि क्या हो रहा है सर, कहता है टोटल एसेट मस्ट बी एक्सक्लूडिंग फिक्सेशियस एसेट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, टोटल एसेट्स मस्ट, एकदम जरूरी है कि टोटल एसेट में से फिक्सेशियस एसेट खत्म हो, ठीक है। मस्ट बी एक्सक्लूडिंग फिक्सेशियस एसेट्स, फिक्सेशियस एसेट। भाई साहब जो टोटल एसेट हम लोग ले रहे हैं उसमें से फिक्सेशियस एसेट तो हर हाल में घट ही जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नो सर। तो फिक्सेशियस एसेट को आप हर हाल में घटा लीजिएगा, यहां कोई उपाय नहीं है जी, ठीक है भाई साहब। आगे दोस्त, आगे बातें करेंगे ढेर सारी मोटी मोटी। क्या टोटल एसेट में से फिक्सेशियस एसेट हर हाल में घट जाना चाहिए। उसके बाद सुनिएगा अगला पॉइंट कहता है इफ वन फिगर इज ऑप्टेड फ्रॉम पीयर, बात समझिएगा, इफ वन फिगर इज ऑप्टेड मतलब ऑप्ट किया जाता है, चाहे ऑप्टेड फ्रॉम पीएल, अगर एक फिगर आपने पीएल
and another from balance sheet, and another from balance sheet. एक फिगर आपको आया पीएल से, एक फिगर आया आपको बैलेंस शीट से, ठीक है। देन एवरेज ऑफ बैलेंस शीट फिगर, देन एवरेज ऑफ बैलेंस शीट फिगर shall be taken, shall be taken if possible। देखिए भैया कहता क्या है, सुनिए, कहता है अगर आप कोई भी चीज निकाल रहे हैं, बस समझिएगा, आप कुछ ऐसा निकाल रहे हैं, किसी भी चीजों को निकाल रहे हैं, आप कैपिटल एम्प्लॉय निकाल रहे हैं, आप इक्विटी निकाल रहे हैं, कुछ भी आप निकालो। अगर मान लीजिए कि अगर एक फिगर आपका पीएल से आ रहा है और दूसरा बैलेंस शीट से ऐड कर रहे हो, तो आपको याद रखना होगा कि आप कोशिश कीजिए कि बैलेंस शीट की जो आइटम आप ले रहे हो, फिगर ले रहे हो, उसका एवरेज आप लो। हाँ, एवरेज बैलेंस शीट का फिगर लो, ठीक है ना। मतलब एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट बाई 2। अगर बैलेंस शीट में कोई फिगर है तो वही फिगर ना लें, बैलेंस शीट के फिगर को कैसे लेंगे आप, एवरेज में लेंगे। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट फिगर प्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट फिगर बटा 2 कर देंगे, इस तरह से निकालेंगे उस फिगर को, ठीक है ना। और तब उसको पीएल के साथ ऐड काम करेंगे, ठीक है। तो जब पड़ेगी तो करना चलिए, यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया कि हमने प्रॉफिट रेशियो निकाली, सेल से संबंधित वो भी निकल गया। इन्वेस्टमेंट या एसेट है ना, रिटर्न ओवर रिटर्न जो हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, एसेट कर लेंगे, तो उस पे क्या रिटर्न निकलेगा और कैसे उसका रेशियो निकलेगा वो निकाल दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट में आप कैपिटल एम्प्लॉयड लगा सकते हो और आप इक्विटी भी लगा सकते हो। इक्विटी पे क्या आएगा, सो जान लें, ये डिवाइड से फिर वहां भी समझ गए हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड लगाएंगे, प्री टैक्स कॉस्ट, ये सारे आगे बढ़ेंगे हम बी पॉइंट तक। हम लोगों ने अपना कारवां तय कर लिया। अब आगे अगला सेक्शन हमारा हो रहा है 4, हमने बताया था दोस्त, जी हाँ सर, चारों हम लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग अभी प्रॉपर्टी रेशियो पे चल रहे हैं। अभी निकालना है हमारा सी पॉइंट, कहता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज रिक्वायर्ड फॉर profitability ratios required for analysis from owner's point of view, ये दोस्त अब जो हम प्रॉपर्टी रेशियो निकालेंगे वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सुनिएगा। उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये एनालिसिस कर रहा है, ये एनालिसिस हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये जो मालिक हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोण, मतलब उस मालिक के दृष्टिकोण से हमें एनालिसिस करना है। तो उस एनालिसिस में हम लोग प्रॉपर्टी रेशियो कैसे निकालेंगे, ऑनर्स क्या चाहता है एनालिसिस, वो कैसे एनालिसिस करेगा, वो कौन कौन रेशियो निकालेगा, आइए बात करेंगे उसके कि ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या बात करेंगे। देखिए वो पहला ऑनर्स चाहेगा क्या, वो ऑनर्स चाहेगा, मालिक चाहेगा कि मेरा अर्निंग पर शेयर क्या होगा। वाह, ये पहला क्या जानना चाहेगा, ये जानना चाहेगा कि मेरा अर्निंग पर शेयर क्या होगा। वाह, क्योंकि भाई मैं तो मालिक, मैं चाहता हूं कि भैया मालिक का मतलब क्या होता है, भैया मालिक का मतलब होता है, प्यार मोहब्बत से जानते हैं, प्रोप्राइटर्स, प्यार मोहब्बत से शेयर होल्डर्स। एक तो मालिक है,
ठीक है ना। मालिक क्या होता है, क्या वापस से शेयरहोल्डर फंड होता है, ऑनर्स फंड होता है, आप बोल सकते हैं ऑनर का फंड। ऑनर क्या चाहता है भैया, वो मेरा वो जानना चाहता है, वो पहला रेशियो निकालेगा ईपीएस, आखिर मेरा अर्निंग पर शेयर क्या है। मैं जो मैं शेयर होल्डर हूं, ऑनर्स में दोनों आ जाता है, याद रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आते हैं। दोनों चाहेगा ना कि मेरा अर्निंग पर शेयर क्या है, उसको जानने के लिए वो क्या करेगा, सुनिएगा, वो जानना चाहेगा। लेकिन असली मालिक ये है, ये तो लेके निकल लेगा, पहले निकल लेगा प्रेफरेंस और डिविडेंड भी ले लेगा, उसका अपना जो ले लेगा, अंत में बचा मेन मालिक यही होगा। तो ईपीएस निकालने का मतलब होता है क्या, ये होता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है आपके पास, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को देने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को दे दिया, तो एक्चुअल आपके पास आया कितना, ये आया आपके पास, और आपके पास आपका शेयर कितना था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितना था। जब आपने, सुनिए इसको पर है तो पैसा परसेंटेज में निकलेगा, गया कितना, मतलब मैंने इतना शेयर हमने लगाया और मेरे को आया इतना, तो पर शेयर क्या है ये निकालते हैं लोग। तो ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है। सर ये तो बड़ा अच्छा बात है। एक और दूसरी बात, ये अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, फिर निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर। अब दोनों बंदे की बात करूंगा, इक्विटी वाले प्रेफरेंस वाले, दोनों चाहेंगे भैया डिविडेंड मेरे को कितना मिल रहा है, पर शेयर डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरे को आया कितना इक्विटी डिविडेंड ये देख लेंगे कि आया इतना, और भैया मेरे पास शेयर कितना था, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। देखिए प्रेफरेंस वाले तो भैया लेके चले जाते हैं, अब हम खाली अपना देख रहे हैं इक्विटी वाले कि आखिर हमारा कितना डिविडेंड बचा, या लेने वाला तो लेके बढ़ के चला गया, अब हमारे पास हमारा झोली में कितना बचा। तो इक्विटी डिविडेंड आया इतना, मेरे पास इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितना था, गया इतना, तो भैया पर शेयर डिविडेंड क्या पड़ा ये निकाल लिए। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है ईएपी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भागा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, और डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। चलिए ये होगी बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों सी पॉइंट। सी कहता है कि ये निकालेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या निकालेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसको हम लोग प्यार से डीपी भी बोल सकते हैं। डीपी कैसे निकालेंगे, भाई साहब हम लोग जो ऑर्डरिंग कर रहे हैं उसमें से जो डिविडेंड हम देते हैं उसको बोलते हैं डीपी, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इसको आप बोल सकते हो कि मेरे पास टोटल जो ईपीएस था उसमें से गया कितना, ठीक है, तो पूरा ईपीएस ये रहा। तो इसका नियम है क्या कि आप जो डिविडेंड पर शेयर जो आपको आया और अर्निंग पर शेयर जो गया, तो अर्निंग पर शेयर इतना था, उसमें से डिविडेंड पर शेयर इतना आया, तो रेशियो क्या हुआ, तो रेशियो निकालने के लिए आप गुना 100 कर दीजिए। तो घुमाइएगा जब आपको पे आउट करना होगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, आप इसको कर सकते हो कि भैया डिविडेंड पर शेयर आया इतना और मेरे पास अर्निंग पर शेयर गया इतना, मतलब टोटल अर्निंग इतना था उसमें से डिविडेंड हमको इतना आया, मतलब इतना ही परसेंट मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो है अर्निंग का, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अरे डीपीएस बटा ईपीएस, डीपीएस बटा ईपीएस, अरे डीपीएस बटा ईपीएस, अरे डीपीएस बटा ईपीएस, डीपीएस बटा ईपीएस, डीपीएस बटा ईपीएस, अरे डीपीएस बटा
AVS, ये हुआ डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पर शेयर तो इक्विटी डिविडेंड बटा इक्विटी शेयर आफ्टर स्टार्टिंग, अर्निंग पर शेयर EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया हम लोगों ने, लेकिन अब हमें देखना है मार्केट वैल्यूएशन या इन्वेस्टर्स के रूप में हमें देखना है। आइए देख लेते हैं। क्यों देखेंगे? जरूर देखेंगे भाई साहब, बिल्कुल देखेंगे साहब। बिल्कुल देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सी तक तो हो गया मेरा काम। अब हम लोग चलते हैं डी पॉइंट की तरफ। भाई साहब हमें निकालना है, क्या निकालना है भैया? हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है। अच्छा निकालिए। हमें निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वो भी है रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन या इन्वेस्टर्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किससे संबंधित है? ये मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स। मार्केट वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स। लीजिए इन तीनों से संबंध में क्या निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए पहला क्या निकालेंगे, सुनिए। पहला निकालेंगे दोस्तों हम लोग प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या निकालेंगे हम लोग? प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिएगा प्राइस अर्निंग रेशियो पहले क्या है? प्राइस, बाद में क्या है? अर्निंग। रटने करनी इसमें जो है ना वो कहेगा कि प्राइस के ऊपर अर्निंग नीचा, मतलब कि भैया मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग प्राइस पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर प्राइस छोड़ दीजिए, प्राइस को ले लीजिए ऊपर, अर्निंग को ले लीजिए नीचे, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर। वो निकाल के देखा भाई मार्केट प्राइस पर शेयर ये हो रहा है और मेरा अर्निंग पर शेयर ये हो रहा है, तो ऐसे करके वो निकालेगा प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं पी रेशियो। इन्वेस्टर वाला ये सब निकाल के देखता है। दूसरा डिविडेंड एज रेशियो, ये भी निकालता है डिविडेंड एज रेशियो। भैया मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, वाकई में डिविडेंड एज कितना होगा, प्राप्ति कितना होगा? तो याद रखिएगा डिविडेंड जो एड होता है ना दोस्तों, इसका उल्टा होता है। नहीं सॉरी, डिविडेंड एड, डिविडेंड बाएं तरफ है, डिविडेंड को ऊपर कर लीजिए, डिविडेंड पर से याद लिख लीजिए, डिविडेंड पर शेयर ये कर लीजिए, और प्राप्ति कितना हो रहा है, मतलब नहीं समझिए कि मार्केट प्राइस कितना है तो हमको डिविडेंड कितना प्राप्त हो रहा है, नीचे कर देंगे हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर। बात को समझिएगा, अगर हम प्राइस अर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग मेरा नीचे हो जाएगा और मार्केट प्राइस ऊपर हो जाएगा। अर्निंग इतना कर रहे हैं, मार्केट प्राइस इतना था, अब उस मार्केट प्राइस में से हमको डिविडेंड कितना प्राप्त हो रहा है, मेरा मार्केट प्राइस इतना था, डिविडेंड कितना प्राप्त हो रहा है, ये देखा जाता है डिविडेंड एल। तो क्या होता है डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको हम लोग एमपीएस बोलते हैं, मार्केट पर शेयर, और डिविडेंड पर शेयर दोनों डीपीएस बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर को बोलते हैं एमपीएस और अर्निंग पर शेयर को बोलते हैं ईपीएस। कोई दिक्कत? एक यहां पर डिविडेंड एंड को निकाल लिए। अब दूसरा निकलता है मेरा
अर्निंग एल्ड रेशियो, इसका तुलना इससे कीजिएगा दोस्तों। अर्निंग एल्ड है, प्राइस अर्निंग है, प्राइस अर्निंग में प्राइस के ऊपर अर्निंग नीचे, अर्निंग है तो पहले है तो अब पहले लिख लीजिएगा आप अर्निंग पर शेयर, और बटा में कर दीजिएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, तो आपका निकल जाएगा अर्निंग एल, ठीक है, अर्निंग पर शेयर बटे मार्केट प्राइस पर शेयर। सुनिएगा, डिविडेंड एल में गुना 100 जरूर कीजिएगा और इक्विटी एल में भी गुना 100, मतलब कि दोनों एल वाकई इक्विटी कितना मिल रहा है, यह मार्केट प्राइस इतना था, इतना मार्केट प्राइस में अर्निंग इतना आ रहा है, तो गुना 100 करके अर्निंग निकाल लेंगे। डिविडेंड एल में मार्केट प्राइस इतना था और उसमें हमको डिविडेंड इतना आ रहा है, मतलब कि देखिए एल एल की अगर बात करें तो एल एल में हमको मार्केट नीचे मिल रहा है, एल वाले में मार्केट नीचे मिल रहा है, डिविडेंड है तो ऊपर डिविडेंड और अर्निंग है तो ऊपर अर्निंग, ऐसे रखिएगा। एल वाले में नीचे नीचे हमको मार्केट प्राइस पर शेयर मिल रहा है, तो डिविडेंड एल में नीचे तो मार्केट प्राइस मिल जाएंगे, ऊपर में डिविडेंड पर शेयर, और अर्निंग एल में फिर नीचे मार्केट प्राइस पर शेयर, इस मार्केट प्राइस पर शेयर में हमको अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, तो एक तरह से वो भी है, और प्राइस अर्निंग रेशियो का उल्टा भी करेंगे तो अर्निंग एल ऐसे निकल जाएगा। या आप नॉर्मली ऐसे याद रखिए, उल्टा पुल्टा छोड़िए, एल वाले में मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है और जो पहला अर्निंग एल है तो अर्निंग पर शेयर ऊपर, और डिविडेंड एल में डिविडेंड पर शेयर ऊपर, और प्राइस अर्निंग रेशियो में प्राइस ऊपर होता है मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग नीचे अर्निंग पर शेयर, तो प्राइस अर्निंग मार्केट प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड एल्ड में हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर बटे मार्केट प्राइस पर शेयर, एल्ड मतलब मार्केट, याद रखिएगा, अर्निंग एल्ड रेशियो मतलब अर्निंग पर शेयर बटे एल्ड मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इस तरह से तीन रेशियो को निकालेगा इन्वेस्टर होगा, ठीक है, मार्केट की बेसिस पे, वैल्यूएशन की बेसिस पे, इन्वेस्टर वगैरह ये सब निकाल के देखिएगा, अर्निंग पर शेयर देखिएगा, अर्निंग एल्ड देखिएगा, डिविडेंड एल्ड देखिएगा, अर्निंग पर शेयर देखिएगा, सॉरी अर्निंग एल देखेगा, डिविडेंड एल देखेगा और प्राइस अर्निंग रेशियो देखेगा, तीन रेशियो देखेगा। चौथा रेशियो देखेगा, क्या देखेगा सर, चौथा रेशियो देखेगा वो मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, वाह क्या देखेगा ये, मार्केट वैल्यू या देखेगा वो बुक वैल्यू। सर ये कैसे निकालेगा, देखिए मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर बटा बुक वैल्यू पर शेयर, वाह, मार्केट वैल्यू पर शेयर बटा बुक वैल्यू पर शेयर। सही बात तो बहुत अच्छा बोले, यानी कि मार्केट वैल्यू बटा बुक वैल्यू, आप ऐसा ही बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू बटा बुक वैल्यू, ये भी एक रेशियो निकलता है, ठीक है, इसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू, है ना, ये बुक वैल्यू इतना था उसका मार्केट वैल्यू ये लगा, तो मार्केट वैल्यू बटा बुक वैल्यू जो हम निकालते हैं वो भी मेरा एक तरह का लास्ट पावर रेशियो है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर बटा बुक वैल्यू पर शेयर करके हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है, आगे हम फिर देखते हैं जैसा होता है, तब तक के लिए बिजली कट गई है, धन्यवाद धन्यवाद।